नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर विषय के बारे में। और आज से हम अपनी कक्षाएं प्रारंभ करते हैं। और जो कक्षाएं प्रारंभ होगी वो हमारी होगी बेसिक लेवल से स्टार्ट होगी। और हम इसमें कंप्यूटर के इतिहास से इसकी स्टार्टिंग करेंगे और हाई लेवल तक इसका हम प्रयोग करेंगे, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की जनरेशन आ जाएगी, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर आ जाएगा इसके अंतर्गत, और कंप्यूटर की जो भाषाएं आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे कंप्यूटर की जो हार्डवेयर डिवाइसेज है, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं। इनपुट डिवाइसेज आती हैं, आउटपुट डिवाइसेज आती हैं, प्रोसेसिंग से संबंधित डिवाइसेज आती हैं, काफ़ी सारी डिवाइसेज आती हैं। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के विकास की। कंप्यूटर का विकास जो हुआ है वो आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व हो चुका था। इसकी नींव जो लगी थी, जो इसकी शुरुआत हो गई थी, वो आज से 3000 ईसा पूर्व पहले ही हो चुकी थी। तो हम इसी के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे कि किन किन वैज्ञानिकों ने इसमें अपना सहयोग दिया है, किस किस क्रम के अंदर कंप्यूटर आगे बढ़ा है, सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ है, क्योंकि पहले गणनाएं भी नहीं होती थी, कैलकुलेशन भी इतनी सटीक नहीं थी। जैसे जैसे कैलकुलेशन बढ़ती गई, जीरो का विकास होता गया, दशमलव का विकास होता गया, संख्याएं बढ़ने लगी और उसी क्रम में कंप्यूटर का विकास होने लगा। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के विकास के बारे में। हुआ है कंप्यूटर का वो लगभग 3000 ईसा वर्ष पूर्व, लगभग 3000 ईसा वर्ष पूर्व कंप्यूटर का विकास हो चुका था। और ये जो विकास हुआ था, ये अनजाने में ही मेसोपोटामिया के लोगों ने इसका निर्माण किया था। मेसोपोटामिया। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले कंप्यूटर की नींव मेसोपोटामिया के लोगों ने रखी थी। और कब रखी थी? आज से लगभग 3000 ईसा वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों ने कंप्यूटर युग की नींव रखी थी। और उन्होंने जो नींव रखी थी वो अनजाने में रखी थी। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक तार लिया, तार के अंदर कुछ मोती इस तरह से इसमें डाल दिए गए और वो इसकी कैलकुलेशन करते थे। तब जो कैलकुलेशन होती थी वो 1 से लेके 9 तक चलती थी। तब शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इसी तरह केवल इसी के अंदर एक एक मोती को काउंट किया जाता था और गणनाएं करते थे। समय बीतता चला गया और आज से लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व, लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व चीन के लोगों ने, किन्होंने? सबसे पहले मेसोपोटामिया के बाद में चीन के लोगों ने इसका प्रयोग किया गया। मेसोपोटामिया के लोगों के बाद में चीन के लोगों ने इसका प्रयोग किया, अबेकस का, सॉरी, इस कंप्यूटर का। उस समय इसका कोई नाम नहीं था। मेसोपोटामिया जो लोग इसका प्रयोग करते थे उस समय इसका कोई नाम नहीं होता था। जब चीन के लोगों ने इसका प्रयोग किया, इसमें कुछ उन्होंने परिवर्तन किए। परिवर्तन करने के बाद उन्होंने इसका नाम रखा अबेकस। इसका नाम क्या रखा? अबेकस इसका नाम रखा गया।
और अबेकस को आज दुनिया में सब लोग जानते हैं। चीन के अंदर आज भी इसका प्रयोग किया जाता है, भारत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अबेकस का जो प्रयोग है वो प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए, गणनाएं सिखाने के लिए की जाती है, जिसमें 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग होती है। उसमें जितने मोती होते हैं उन मोतियों के द्वारा, उन मनकों के द्वारा काउंटिंग की जाती है। चीन के लोग आज भी, जो व्यापारिक लोग हैं, वो अबेकस का प्रयोग आज भी करते हैं और उनको ये लगता है कि जो अबेकस है वो आज के जो कंप्यूटर से भी बहुत तेज है। आज का जो आधुनिक कंप्यूटर है उससे भी बहुत तेज चलता है अबेकस, इसलिए चीन के लोग आज भी अबेकस का प्रयोग करते हैं। उसी समय अबेकस का प्रयोग जापान के लोग भी करते थे। कहाँ के लोग करते थे? जापान के लोग। और जापान के लोग इसको सारोबान के नाम से जानते थे। सारोबान। जापान में इसको किस नाम से जानते थे? जापान में इसको सारोबान के नाम से जानते थे और वो भी इससे कैलकुलेशन करते थे। तो अब तक हमने जो पढ़ा है इसके अंदर लगभग 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ भी लिए जाते हैं, जैसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले कंप्यूटर युग की नींव कहाँ रखी गई थी। तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि सबसे पहले जो कंप्यूटर की जो नींव रखी गई थी वो मेसोपोटामिया के अंदर रखी गई थी। कब रखी गई थी? लगभग आज से 3000 ईसा वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों ने कंप्यूटर युग की नींव अनजाने में ही रख दी थी। उसके बाद में समय निकलता गया, चलता गया, और उसके बाद सबसे पहले चीन के लोगों ने अबेकस का प्रयोग किया गया। अबेकस क्या था? अबेकस उसी मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा जो बनाया गया था उसी में कुछ उन्होंने परिवर्तन कर दिए और उसका नाम दे दिया उन्होंने अबेकस। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो हम उसमें अबेकस का नाम देते हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो अबेकस था। उसी समय जापान में सारोबान का प्रयोग होता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चीन में लोग अबेकस के नाम से जानते थे, तो जापान के लोग इसे किस नाम से जानते थे। तो हम इसमें यह बताएंगे कि जापान के लोग उसे सारोबान के नाम से जानते थे। तो हमें ये चीजें याद रखनी है। मेसोपोटामिया, फिर चीन में अबेकस का प्रयोग होता था और जापान के अंदर सारोबान का प्रयोग होता था। इसी क्रम के अंदर समय चलता गया और भारत के अंदर शून्य का आविष्कार हुआ। जैसे ही शून्य का आविष्कार हुआ, संख्याएं विस्तार लेने लगी, संख्याएं बड़ी बड़ी होने लगी, दशमलव का प्रयोग होने लगा और गणनाएं बढ़ने लगी, कैलकुलेशन बढ़ने लगी। जब कैलकुलेशन बढ़ने लगी तो एक वैज्ञानिक थे, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, जो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के अंदर स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे, स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे। उन्हें लघुगणक का विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी लघुगणक बनाई जाए जो बड़ी बड़ी दशमलव की संख्याओं को गुणा कर सके। तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, उन्हें इसका आइडिया आया, तो उन्होंने लघुगणक बनाया। लघुगणक का आइडिया थे, उन्होंने लघुगणक का विचार आया और उन्होंने लघुगणक बनाई। उनका नाम था नेपियर्स बोन्स, यानी जॉन नेपियर नाम था। जो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉन नेपियर्स। हमें याद रखना है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे जॉन नेपियर्स। जॉन नेपियर्स ने ही लघुगणक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने ही एक मशीन बनाई जिसका नाम था नेपियर्स बोन।
नेपियर्स बॉन्स। जॉन नेपियर ने कौन सी मशीन बनाई? जॉन नेपियर ने नेपियर्स बॉन्स मशीन बनाई। ये मशीन क्या करती थी? ये मशीन दशमलव की बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करती थी। यानी जो ये मशीन थी इसका काम था जो भी बड़ी बड़ी संख्याएं होती थी उनको गुणा करने का काम इस मशीन का था। यानी सबसे पहले छोटी संख्या होती थी, जैसे शून्य का आविष्कार हुआ संख्याएं बढ़ी, तो संख्याएं बढ़ी तो 17वीं शताब्दी के अंदर स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर को लघुगणक का आइडिया आया और उन्होंने बड़ी बड़ी संख्या को गुणा करने का विचार आया। जैसे ही उनको विचार आया तो उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया और उस मशीन का नाम था नेपियर्स बॉन। नेपियर्स बॉन का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर ने नेपियर्स बॉन का आविष्कार कब किया? 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो क्या इसमें 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जॉन नेपियर कहाँ के रहने वाले थे? तो जॉन नेपियर थे वो स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ वैज्ञानिक थे। जॉन नेपियर ने कौन सी मशीन बनाई? तो जॉन नेपियर ने नेपियर्स बॉन्स मशीन बनाई। नेपियर्स जो बॉन्स मशीन थी उसका कार्य क्या था? तो नेपियर्स बॉन्स का कार्य था बड़ी बड़ी दशमलव की संख्याओं को गुणा करना। तो हमारे इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। हम उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, उनको अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, वो हमें जरूर याद रखना है इसके अंदर। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने ही नेपियर्स बॉन मशीन बनाई जो बड़ी बड़ी दशमलव की संख्याओं को आसानी से गुणा कर सकती थी। इसके बाद में और समय बीतता चला गया और 1642 के अंदर जॉन नेपियर ने तो क्या किया कि दशमलव की संख्या जो बड़ी बड़ी होती थी उनको वो केवल गुणा करती थी। उसके बाद में और समय चलता गया और 1642 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने क्या किया? ब्लेज पास्कल एक मात्र 20 वर्ष की उम्र के वैज्ञानिक थे। इनकी उम्र लगभग 20 साल थी और 20 साल की उम्र में ही उन्होंने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया। विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो इसमें हमें ये याद रखना है कि विश्व का सबसे पहला जो यांत्रिक कैलकुलेटर था वो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। उस समय इस कैलकुलेटर का नाम रखा गया था पास्केलाइन। क्या नाम रखा गया था? पास्केलाइन। इस कैलकुलेटर का नाम था पास्केलाइन। पास्केलाइन केवल जोड़ और बाकी कर सकता था, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता था। यानी जॉन नेपियर ने जो मशीन बनाई वो तो केवल बड़ी बड़ी दशमलव की संख्या को गुणा कर सकती थी, उसका नाम था नेपियर्स बॉन, जो जॉन नेपियर के द्वारा बनाई गई थी। बाद में 1642 के अंदर ब्लेज पास्कल ने कौन सी मशीन बनाई? पास्केलाइन बनाई, जो विश्व का सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। यह कैलकुलेटर जोड़ और बाकी कर सकता था। और यांत्रिक कैलकुलेटर का यहाँ मतलब क्या होता है? यांत्रिक कैलकुलेटर का मतलब है कि इस कैलकुलेटर के अंदर कुछ गियर्स लगे हुए थे, कुछ व्हील्स लगे हुए थे और कुछ सिलेंडर लगे हुए थे। जैसे आधुनिक जो कार है, मोटरसाइकिल है या जीप है, इनके अंदर क्या होता है? किलोमीटर मापने के लिए जो माइलोमीटर लगा हुआ होता है, उसी तरीके से ये कैलकुलेटर काम करता था। उसी के अनुसार ये गणना करता था, उसी के अनुसार ये जोड़ और बाकी कर सकता था। इसके बाद समय और आगे चलता गया और लगभग 1673 के अंदर
1671 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए जो जर्मनी के थे। एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गॉटफ्रीड लिबनिज। क्या नाम था? गॉटफ्रीड लिबनिज। जर्मनी के वैज्ञानिक हुए गॉटफ्रीड लिबनिज। उन्होंने क्या किया, जो पास्कल लाइन था, जो ब्लेज पास्कल के द्वारा जो मशीन बनाई गई थी, उस मशीन में उन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिए। क्योंकि ब्लेज पास्कल ने जो मशीन बनाई थी, जो कैलकुलेटर बनाया था, जो यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था, वो केवल जोड़ और बाकी कर सकता था। इसके बाद में 1671 के अंदर जर्मनी के एक वैज्ञानिक हुए, गणितज्ञ वैज्ञानिक थे ये भी, और उनका नाम था गॉटफ्रीड लिबनिज उनका नाम था। और उन्होंने इस कैलकुलेटर के अंदर कुछ परिवर्तन किए और उन्होंने इसमें गुणा और भाग प्रारंभ कर दिया। यानी इसके अंदर गुणा और भाग को भी उन्होंने सम्मिलित कर दिया। और उसके बाद से पास्कल लाइन जोड़ भी कर सकती थी, बाकी भी कर सकती थी, गुणा भी कर सकती थी और भाग भी कर सकती थी। लेकिन ये क्या थी? ये एक पूर्ण यांत्रिक कैलकुलेटर था। ये कौन सा कैलकुलेटर था? यांत्रिक। यानी इसके अंदर गियर्स लगे हुए थे, सिलेंडर लगे हुए थे और व्हील्स लगे हुए थे, जैसे आज बाइक के अंदर लगे हुए होते हैं माइलोमीटर की तरह। तो उसी तरह से इसमें इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये था हमारा ब्लेज पास्कल से आगे जाके गॉटफ्रीड लिबनिज तक। तो हमें इन चीजों को याद रखना है। सबसे पहले हमें मेसोपोटामिया से इसकी स्टार्टिंग हुई है। इसका जो इतिहास है वो इसी तरह से चलता है हमारा। ये 3000 ईसा वर्ष पूर्व सबसे पहले मेसोपोटामिया में इसकी नींव रखी गई। उसके बाद में चीन के लोगों ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया, तब इसका नाम अबेकस रखा गया। उसी समय जापान के लोगों ने इसका प्रयोग किया और जापान में इसका नाम रखा गया सारोबान। इसके बाद में समय चलता गया और शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। शून्य का आविष्कार होते ही संख्याएं बढ़ने लगी। संख्याएं बढ़ी तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक वैज्ञानिक हुए, गणितज्ञ वैज्ञानिक, और वो कहाँ के थे? वो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था जॉन नेपियर्स। जॉन नेपियर्स ने कौन सी मशीन बनाई? नेपियर्स बोन्स मशीन उन्होंने बनाई। नेपियर्स बोन्स का काम क्या था? नेपियर्स बोन्स मशीन का काम था बड़ी बड़ी जो दशमलव की संख्याएं थी उनको गुणा करना। कितनी बड़ी संख्या हो उसको वो गुणा आसानी से कर सकती थी। फिर उसके बाद में 1642 के अंदर ब्लेज पास्कल जो एक 20 साल के व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहला विश्व का सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है कि सबसे पहला विश्व का सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो विश्व का सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल ने बनाया। और कब बनाया? 1642 के अंदर ब्लेज पास्कल ने विश्व का सबसे पहला कैलकुलेटर बनाया, जिसका नाम रखा गया था पास्कल लाइन। ये पास्कल लाइन केवल जोड़ और बाकी का काम कर सकता था, इसके अलावा कोई काम नहीं करता था। इसी तरह समय चलता गया और 1671 के अंदर जर्मनी के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था गॉटफ्रीड लिबनिज। गॉटफ्रीड लिबनिज ने क्या किया? जो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाई गई थी मशीन, ब्लेज पास्कल के द्वारा जो पास्कल लाइन मशीन बनाई गई थी, उसमें उन्होंने कुछ परिवर्तन किए। परिवर्तन करने के बाद उसमें उन्होंने गुणा और भाग का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। यानी उसमें उन्होंने 2 कैलकुलेशन और जोड़ दी। जोड़ बाकी पहले से थी, गुणा भाग उन्होंने और उसमें ऐड कर दिया। इस तरह से जो यंत्र बना वो अब जोड़ भी कर सकता था, बाकी भी कर सकता था, गुणा भी कर सकता था और भाग भी कर सकता था। इसके अंदर जोड़ बाकी केवल ब्लेज पास्कल ने प्रतिपादित किया था और गुणा और भाग किसने किया था? गॉटफ्रीड लिबनिज के द्वारा। तो हमें याद रखना है कि गॉटफ्रीड लिबनिज ने पास्कल लाइन के अंदर क्या परिवर्तन किया था। तो हमें याद रखना है कि गॉटफ्रीड लिबनिज ने पास्कल लाइन के अंदर गुणा और भाग का परिवर्तन किया था। जोड़ बाकी ब्लेज पास्कल के द्वारा की गई थी और गुणा भाग गॉटफ्रीड लिबनिज के द्वारा की गई थी।
इसी क्रम में समय चलता गया और 1801 के अंदर बात करते हैं हम। 1801 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जैकार्ड लूम। क्या नाम था? जैकार्ड लूम। सन 1801। जैकार्ड लूम को हम क्यों याद रखते हैं, उनका इसमें क्या योगदान हमारे कंप्यूटर के अंदर, इसकी बात करते हैं हम। जैकार्ड लूम जिन्होंने कपड़े बनाने की मशीन बनाई थी, कपड़े बुनने की मशीन बनाई थी इन्होंने, जिसमें कपड़ा बनता था मशीन के अंदर, और कपड़ा जो होता था उसका कुछ पैटर्न होता था, अलग अलग उसमें डिजाइन्स होती थी कपड़े के अंदर। इस तरह कुछ डिजाइन्स होती थी, कुछ भी मान लो। कपड़े बनाने की मशीन होती थी। उस मशीन के अंदर एक कार्डबोर्ड युक्त छिद्र पंच कार्ड होता था, यानी उसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। तो हम पंच कार्ड की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले पंच कार्ड, यानी ये क्या होता था, एक कार्ड बोर्ड युक्त छिद्र, यानी कार्डबोर्ड युक्त होता था ये पंच कार्ड। पंच कार्ड के द्वारा ही कपड़े के पैटर्न को नियंत्रित किया जाता था, यानी कपड़े का जो पैटर्न होता था उस कपड़े के पैटर्न को पंच कार्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इसलिए हम जैकार्ड लूम को याद करते हैं। क्या नाम था इनका? जैकार्ड लूम। और इनकी जो मशीन थी उस मशीन का नाम था लूम। हमें यह भी याद रखना है कि जैकार्ड लूम ने कौन सी मशीन बनाई? जैकार्ड लूम ने लूम मशीन बनाई। और ये मशीन क्या काम करती थी? ये कपड़े बुनने की मशीन थी और इसको पंच कार्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। और कब बनाई उन्हें? 1801 के अंदर बनाई। अब कपड़े बुनने की मशीन का कंप्यूटर से क्या मतलब है? क्योंकि इसमें हमें कपड़े बनाने की मशीन से कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन हमें इसमें पंच कार्ड से अभिप्राय है। क्योंकि पंच कार्ड का प्रयोग आगे जाके यूज होता है, इसका आगे जाके हम पंच कार्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये तो इसके प्रारंभ था। क्योंकि पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले जैकार्ड लूम ने किया था, इसलिए हम जैकार्ड लूम को याद करते हैं यहाँ कि जैकार्ड लूम ने अपनी मशीन को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया? पंच कार्ड का। इसी क्रम में चलते चलते समय चलता गया और लगभग 1821 के अंदर 1821 में हमारे आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी गई। जो पहले कंप्यूटर चल रहा था वो कैलकुलेटर था, गणनाओं के लिए काम में लिया जाता था। 1821 के अंदर जो आधुनिक कंप्यूटर है इसका प्रारंभ हुआ, इसने आकार लेना प्रारंभ किया। 1821 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज को शायद सब लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज कौन थे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है, हर एग्जाम के अंदर लगभग क्वेश्चन आता है कि चार्ल्स बेबेज कौन थे। तो हम चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। अब बात करते हैं हम कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक क्यों हैं, इनको कंप्यूटर का जनक क्यों कहा गया, ऐसा इन्होंने क्या किया कि इनको कंप्यूटर का, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा गया है। कंप्यूटर का जनक नहीं कह सकते, इनको हम आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। आज का जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के जो जन्मदाता है, जो जनक है, जो पिता है, वो हम चार्ल्स बेबेज को
कहते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि इन्होंने 1821 के अंदर एक इंजन बनाया, यानी एक कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था इसका? नाम डिफरेंस इंजन नाम था। 1821 में चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन बनाया, उस इंजन का नाम रखा उन्होंने डिफरेंस इंजन। उसके बाद में एक के बाद उन्होंने दूसरा एक और इंजन बनाया जिसका नाम रखा था एनालिटिकल इंजन। कौन सा इंजन बनाया? एनालिटिकल इंजन बनाया। तो चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटर बनाए, एक 1821 के अंदर डिफरेंस इंजन और एक दूसरा बनाया 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन। इनकी विशेषताएं क्या थी? इनकी विशेषता ये थी कि जो आधुनिक कंप्यूटर है उसी के सिद्धांत पर ये कार्य करते थे। और कहा जाता है कि चार्ल्स बेबेज ने आधुनिक कंप्यूटर के जो सिद्धांत है, जैसे इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट उसको प्रदर्शित करना, मेमोरी में कहाँ डेटा को स्टोर करना है, कैसे प्रोसेसिंग करनी है, और रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, प्राइमरी के अंदर कैसे स्टोर करना है, इसको परमानेंट को कैसे स्टोर करना है। तो इन सभी का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसलिए आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, क्योंकि जो आधुनिक कंप्यूटर है वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इनपुट जो डिवाइसेज होती है उनसे इनपुट लेता है, उसके बाद में सीपीयू के अंदर जाके वो उसकी प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद डेटा को मेमोरी में भेजता है, मेमोरी में भेजने के बाद उसको आउटपुट के द्वारा प्रदर्शित करता है या डिस्प्ले करता है। तो इसी के अंदर एनालिटिकल जो इंजन था, इसको आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज एनालिटिकल इंजन को कहा जाता है। वहां दो ऑप्शन होंगे, मान लो एक आएगा डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। तो हमें एनालिटिकल इंजन को ही करना है, क्योंकि आधुनिक जो कंप्यूटर है वो किस तरह का है? एनालिटिकल इंजन की तरह बनाया हुआ है। एनालिटिकल इंजन में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उसी तरह से चार्ल्स बेबेज ने आज के जो आधुनिक जो कंप्यूटर है उसके अंदर सिद्धांत बनाए थे। तो इसमें हमें याद रखना है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद में आता है चार्ल्स बेबेज ने कौन से दो इंजन का विकास किया? डिफरेंस इंजन का और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया? डिफरेंस इंजन का आविष्कार उन्होंने 1821 के अंदर डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया और 1833 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन ही आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज है और चार्ल्स बेबेज आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समय चलता गया और कंप्यूटर का विकास बढ़ता गया। चलते चलते सन 1821 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया, 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया और यहीं से हमारे आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी गई और यहीं से हमारा आधुनिक कंप्यूटर प्रारंभ हुआ। 1887 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ इनका नाम था हरमन होलेरिथ। 1887 में एक वैज्ञानिक हुए
अमेरिकी वैज्ञानिक है, इनका नाम था हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ ने एक मशीन बनाई जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन यानी विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी मशीन बनाई उन्होंने। टेबुलेटिंग का मतलब होता है यहाँ सारणी, ठीक है। तो विद्युत इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी मशीन यानी सारणी डिवाइस या मशीन, कुछ भी बोल सकते हैं, मशीन उन्होंने बनाई। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाई? हरमन होलेरिथ ने। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि हरमन होलेरिथ ने कौन सी मशीन बनाई? तो 1887 के अंदर हरमन होलेरिथ ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन बनाई। जब इन्होंने इस मशीन को बनाया तो उन्होंने कुछ कोड जनरेट किए और उन कोड का नाम था होलेरिथ कोड। होलेरिथ कोड। हरमन होलेरिथ ने जो कोड जनरेट किए थे उन कोड का नाम था होलेरिथ कोड। और सबसे पहले हरमन होलेरिथ ने ही पंच कार्ड का प्रयोग किया था। पंच कार्ड। हम हरमन होलेरिथ को इसलिए याद रखेंगे क्योंकि हरमन होलेरिथ ने ही सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था। पंच कार्ड का प्रयोग उन्होंने सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया था। सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए जो पंच कार्ड बनाया गया था वो पंच कार्ड एक टाइपराइटर की मशीन होती थी, टाइपराइटर की जैसी मशीन होती थी, उसके द्वारा इसे पंच किया जाता था और उसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता था। जो डेटा होते थे उनको स्टोर करने के लिए होलेरिथ कोड का प्रयोग किया जाता था। यानी हरमन होलेरिथ ने खुद के जो कोड प्रतिपादित किए उन कोड की सहायता से ही पंच कार्ड के अंदर सूचनाओं को स्टोर किया जाता था। और इन्होंने जो मशीन बनाई थी उसके अंदर गियर्स लगे हुए थे, स्विच लगे हुए थे और ये मशीन काफी तेज आवाज भी करती थी। ये बैटरी से स्वचालित मशीन थी, इसके अंदर बैटरी लगी हुई थी और स्विच थे, गियर थे, तो ये बैटरी से मशीन चलती थी। और इस मशीन का नाम क्या था? इस मशीन का नाम था विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी मशीन यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन। किसने बनाई? हरमन होलेरिथ ने। ये मशीन बनाई। कब बनाई? 1887 के अंदर हरमन होलेरिथ ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन बनाई, EMPCTM, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन किसके द्वारा बनाई गई? हरमन होलेरिथ के द्वारा बनाई गई। हरमन होलेरिथ ने कौन से कोड प्रतिपादित किए? तुम्हें याद रखना है कि हरमन होलेरिथ ने होलेरिथ कोड प्रतिपादित किए थे। और सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया गया डेटा को स्टोर करने के लिए? तो सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था हरमन होलेरिथ के द्वारा। पंच कार्ड का प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया था। और इस पंच कार्ड में डेटा स्टोर किसके द्वारा होते थे? हरमन होलेरिथ के कोड के द्वारा। जो उन्होंने जो कोड बनाए थे उसके द्वारा, हरमन होलेरिथ के कोड के द्वारा ही पंच कार्ड के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता था। इसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि इनपुट का सबसे पुराना माध्यम
कौन सा है? ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनपुट का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो इनपुट का जो सबसे पुराना माध्यम है वो है पंच कार्ड। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनपुट का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो हम उसके अंदर क्या डालेंगे? पंच कार्ड इनपुट का सबसे पुराना माध्यम है। अब बात करते हैं हम इसके पंच कार्ड की, होलित कोड की। तो इसमें क्या था, जो होलित ने जो पंच कार्ड बनाया था, ये पंच कार्ड लगभग 7.37, तो इसकी क्या थी? लंबाई थी, और लगभग 3.25 इसकी चौड़ाई थी, और 0.001 इसकी मोटाई थी, और इसमें लगभग 80 कैरेक्टर स्टोर होते थे, यानी 80 संख्या इसके अंदर लगभग स्टोर होती थी। और इसी के चलते अमेरिका के अंदर सन 1890 के अंदर, अमेरिका के अंदर सन 1890 के अंदर जब जनगणना हुई, तो उस जनगणना के अंदर उन जनगणना के जो आंकड़े थे, जो डेटा थे, उनको स्टोर करने के लिए सबसे पहले हरमन होलित की जो मशीन थी, टेबुलेटिंग मशीन थी, उसका प्रयोग किया गया, और उसमें जनगणना संबंधित आंकड़ों को, डेटा को स्टोर किया गया। हरमन होलित की मशीन को, जो टेबुलेटिंग मशीन थी, उसको प्रयोग किया गया। उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए लगभग 3 साल का समय लग गया था, यानी उस समय की सबसे तेज मशीन थी। लेकिन उसमें भी कितना समय लगा? 3 वर्ष का उसके अंदर समय लगा। यदि उसको इसी तरह से करते तो उसमें लगभग 10 साल का समय लग जाता। यदि उन डेटा को ऐसे लिखते तो क्या होता, उसमें 10 साल का समय लगता। लेकिन हरमन होलित की मशीन से उसमें केवल 3 वर्ष का समय लगा। जबकि आज के यदि हम आधुनिक कंप्यूटर यूज में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, तो मात्र कुछ घंटों के अंदर, 4-5 घंटे के अंदर उस सारे डेटा को हम स्टोर कर सकते थे। लेकिन उस समय सबसे तेज क्या था? हरमन होलित की टेबुलेटिंग मशीन थी, जिसके द्वारा डेटा को स्टोर किया गया था। अमेरिका की जनगणना 1890 के अंदर की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना की जो भी डेटा थे, जो भी आंकड़े थे, उसको स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? तो उसके अंदर स्टोर करने के लिए प्रयोग किया गया था हरमन होलित की विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था।